नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी कहीं लव जिहाद, कहीं नाम पर विवाद। जी हां, प्रदेश में लव जिहाद के मामलों पर बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि इंदौर की तर्ज पर अब भोपाल में भी जिम और ट्रेनर्स की जाँच की जाएगी। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के उन ट्रेनर्स पर नजर है जो महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। यही नहीं, सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल के कई संस्थानों के नाम बदलने की मांग करते हुए कहा कि भोपाल नवाबों का नहीं बल्कि सम्राट अशोक, रानी कमलापति और चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। इसलिए हमीदिया अस्पताल जैसे संस्थानों के नाम बदले जाना चाहिए, जिस पर अब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार किया है और कहा है कि सांसद को विकास की राजनीति करनी चाहिए, न कि समाज को बांटने वाली बयानबाजी। खैर, सवाल यह है कि क्या एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं? आखिर इस तरह के बयान और मांगों के पीछे क्या रणनीति है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भोपाल में कई संस्थानों के बदले जाए नाम, जिम जिहाद पर भी सियासी संग्राम। पहले भोपाल, फिर इंदौर और उसके बाद प्रदेश के दूसरे शहर। लगातार लव जिहाद के मामलों ने सियासी बयानों की बमबारी तेज कर दी है। लव जिहाद के बहाने अपने अपने हितों को साधने का काम किया जा रहा है, तो एक तीर से कई निशाने भी साधे जा रहे हैं। अब भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा को ही ले लीजिए। आलोक शर्मा ने कहा कि इंदौर की तर्ज पर भोपाल के जिम और ट्रेनर्स की जांच कराई जाएगी। उनका आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के युवक बहनों को ट्रेनिंग देकर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने भोपाल में मौजूद मुस्लिम नाम वाले संस्थानों के नाम बदलने की भी मांग रख दी। उनका तर्क ये है कि भोपाल नवाबों का नहीं है, ये रानी कमलापति, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त का है, लिहाजा आबेदिया स्कूल, हमीदिया अस्पताल जैसे नामों को बदला जाना चाहिए। देखिए, भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं, और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहाँ पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। ये जो भोपाल है केवल नवाबों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल केवल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। नवाब और बेगमों का कालखंड 1700, 1800 और 1900 रहा है। इन्होंने शहर के अंदर ऐसा करने का काम किया कि शहर का नाम उनने का कौन, ब्रिजिशिया स्कूल, उनने का शहीदिया स्कूल, हमीदिया अस्पताल, सुल्तानिया जनाना अस्पताल। मुझे लगता है कि महान महापुरुषों के नाम के ऊपर होना चाहिए। इधर राजधानी भोपाल के एक जिम में जाकर संचालक को मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की चेतावनी देने वाले एसआई नब गए हैं। एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। तो आलोक शर्मा के इन बयानों पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, सांसद को नफरत नहीं, विकास की राजनीति करनी चाहिए। जिम खोलना या ट्रेनिंग देना कोई अपराध नहीं। संस्थानों के नाम बदलने पर को लेकर आरिफ मसूद ने कहा कि नाम से नहीं, उन्हें काम से मतलब है। तो कौन मना कर रहा है? जिम की ट्रेनिंग का करना अपराध है, जिम खोलना अपराध है? पहले वो ये तो बताएं कि जिम खोलना अपराध है क्या? ये जिम खोल के कोई अपराध कर लिया, अगर जिम गलत है या जिम चलाने वाला संचालक गलत है, उसकी भूमिका पे संदेह, तो ये तो आने वाला का प्रश्न है ना कि वो ना जाए। कहीं भी कुछ उठाया, बोलना शुरू कर दिया जो समझ में आया। मेरे आपके जरिए सलाह है उनको, एक मित्र के नाते, एक भोपाल के नाते, भोपाली होने के नाते के सांसद हैं, गरिमा बनाकर रखे, मजाक ना बनाए। तो विकास करो, नाम बदलने में कौन रोक रहा? हमने कब रोका? कुल मिलाकर भोपाल की राजनीति अब जिम जिहाद और नामकरण विवाद के नए मोड़ पर खड़ी है। सवाल ये है कि क्या सच में ये समाज की सुरक्षा का मुद्दा है या फिर आने वाले समय की सियासी जमीन तैयार की जा रही है? जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल इन बयानबाजियों भोपाल के माहौल में गर्मी जरूर लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और राजीव खंडेलवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। इस तरह की बयानबाजी क्यों? सरकार आपकी है, एक बार में नाम बदलना है तो बदल दीजिए। और जो आप कह रहे हैं जिम ट्रेनर की,
आपके पास सूची है तो पुलिस को दे दीजिए, उन पर कार्रवाई कर देना चाहिए। लेकिन तमाम जिम को आप संदिग्ध क्यों बना रहे हैं? क्या रणनीति है इसके पीछे आलोक शर्मा की, बार बार इस तरह के बयान? देखिए, मुझे जो लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति और सामाजिक जागरण उनका उद्देश्य रहा होगा। और उसका कारण ये है, चूंकि मैंने अभी आपकी बाइट सुनी तो वो कह रहे हैं कि भोपाल अकेले नवाबों का नहीं है। भोपाल को अगर आप देखेंगे तो ये वैदिक कालीन इसका विकास रहा है। और अगर संसार के सृष्टि के जो सबसे पहले भूमि का निर्माण है वो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की जो भूमि है उसका सबसे पहले वो अस्तित्व में आई, और भोपाल लगभग उसके केंद्र में पड़ता है। यहाँ कल्पना कर सकते हैं न केवल भोपाल के आसपास बल्कि भोपाल शहर में शामला हिल्स पर, ईदगाह पर, बाणगंगा पर 2.5 लाख वर्ष पुराने मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बाकड़कर जी ने खोजे हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता भी रहे हैं। और अगर आप चौक की जामा मस्जिद को देखेंगे तो वो वैदिक कालीन लगती है। वैदिक काल में जो सबसे बड़ा निर्माण होता था वो स्वास्तिक पर होता था, और कहीं ना कहीं उसकी जो दिशाएं तय की जाती थी वो अंतरिक्ष के ग्रहों के अनुसार तय की जाती थी। अगर हम वहां पर, क्योंकि सभा मंडल था, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद जो बनी है वो खाली जमीन पर नहीं बनी है, वहां सभा मंडल था और उसको तोड़ करके जामा मस्जिद बनी। और इसका विवरण हयात कुद्सी एक पुस्तक है जो शाहजहां बेगम ने लिखी हुई है, किसी और ने नहीं लिखी हुई है जी, शाहजहां बेगम की लिखी हुई है हयात कुद्सी। उसमें इसका वर्णन आया कि सभा मंडल पर उन्होंने लिखा है कि हमने इसका मुआवजा दे करके इसको तोड़ करके फिर बनाया। तो उसके केंद्र में अगर हम स्वास्तिक में एक शक्ति केंद्र बनाते हैं, 4 दिशाओं में 4 दिशा खींचते हैं, फिर 90 का हम एंगल बनाते हैं, तो चौक को अगर हम शक्ति केंद्र माने तो बिल्कुल 4 दिशा में सीधी सीधी रेखा गई है, एक सोमवारी की तरफ, एक इतवारी की तरफ, एक इब्राहिमपुरे की तरफ, एक जुमेराती की तरफ, और ये सारी रेखाएं बराबर हैं और 90 डिग्री पर फिर इनका मोड़ बना हुआ है। ये एकमात्र ऐसी मस्जिद बिरली मस्जिदों में से है कि इसका मुख्य द्वार पूर्व की ओर है, और पूर्व की ओर मुख्य द्वार है तो वहां इतवारा है, और ठीक उसके सामने अपोजिट दिशा में सोमवारा है, क्योंकि अंतरिक्ष में सूर्य चंद्रमा की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो जस्ट अपोजिट रहता है। तो एक अपन भी इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। महामाई के बाग में मौर्यों की लाट मिली हुई है, गुप्त कालीन अवशेष, ये जो मनुआ भान का टेकरा है वहां गुप्त कालीन अवशेष मिले हुए हैं। तो मोटे तौर पर भोपाल क्योंकि बहुत पुराना है, गोंडवाने का निर्माण है, तो कुल मिलाकर के अगर नाम रखे जाना चाहिए तो सारी सभ्यताओं को मिलकर के नाम रखे जाना चाहिए। नवाबी केवल 1720 के आसपास नवाबी आरंभ हुई है, वो भी धोखे के साथ हुई है, तो गोंडवाना रहा है। अगर वैदिक, क्योंकि हमारे बगल में गोंदर में हुए वो पातंजलि की जन्मस्थली है, जो ऋषि पातंजलि थे उनकी जन्मस्थली है, तो रामायण काल में, महाभारत काल में भी इसका मिलता है। तो स्वाभाविक है, ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं भोपाल के जो मूल निवासी हैं उनको अपना गौरव का भान कराने के लिए मोहल्लों के नाम तो कहीं ना कहीं इस प्रकार होने चाहिए कि जिसमें स्वत्व का बोध हो और अपनी जो अस्तित्व है उसका भान हो, इससे स्वाभिमान। तो आरिफ मसूद कह रहे हैं ना, कौन रोक रहा है, बदल दीजिए नाम। लेकिन क्योंकि इसके लिए एक सामाजिक जागरण भी बहुत आवश्यक है। जब तक सामाजिक जागरण नहीं होगा सरकार के निर्णयों का उतना प्रभाव नहीं होता। दूसरा, उन्होंने जो जिम ट्रेनर की बात कही, निश्चित रूप से देखिए, प्रेम होना किसी से अलग है और नाम बदल करके किसी को इम्प्रेस करके फिर अपने प्रेम का प्रदर्शन करना, ये बिल्कुल दूसरी बात। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर तो विचार समाज में जागृति तो आना चाहिए। आरिफ मसूद जी के मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर कोई किसी ने जिम सेंटर खोला हुआ है, जाना कि नहीं जाना इसका निर्णय हमको अपने विवेक से लेना। मैं यहाँ आरिफ मसूद जी की बात का सहमत हूँ कि समाज अगर जागृत हो, कहाँ उसको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे मिलना है, किसको दोस्त बनाना है, ये तो कहीं ना कहीं हमको अपने घरों में अपने बच्चों को ये संस्कार देना होंगे। जी तो राजीव जी, सामाजिक जागरण की जरूरत है, इसमें राजनीति क्यों? क्या इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी है? जागरण के तो और भी तरीके होते हैं, जैसे आरिफ मसूद कह रहे हैं कि समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। चौकसी जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। शर्मा जी नमस्कार करता हूं आपको। जी 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 जी। देखिए, राजनीति तो होती है सब जगह। आज के जब भारत की जो शासन नीति है उसमें कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जहां राजनीति नहीं होती है। नीति छोड़कर सिर्फ राजनीति होती है, पहली बात। अब दूसरी बात जो है, जो ऑफेंस होता है, अपराध जो होता है हमारे यहाँ संविधान है, भारतीय न्याय संहिता नई आ गई है। ऑफेंस का जाति, धर्म, संस्था,
या कोई स्पेशल कैटेगरी जात तक सीमित नहीं कर सकते उसको हम। ऑफेंस एक अपराधी करता है, उसकी जात, मान लीजिए 10 अपराध हो रहे हैं और 9 लोग मुसलमान कर अपराधी हैं, तो भी हम उसको जाति से जोड़ नहीं सकते हैं कि मुस्लिम लोग ऐसा कर रहे हैं। हमने तो अंग्रेजों के दौर में देखा है, जातियां बाकायदा आपराधिक हो गई थी, पारदी, पासी, इनके नाम से ही कहा जाता था कि इस तरह से अपराधी हो गए हैं। मेरे मन की बात पकड़ी आपने, मैं वो कहने ही वाला था कि बैतूल जिले में पारदी लोग हैं, उनको बसाने की बात आई तो कोई मोहल्ला उनको तैयार नहीं हुआ हमारे यहाँ, लेकिन वही पारदी को बसाने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन, जस्टिस धर्माधिकारी थे, भयू जी महाराज थे, उनका स्पेशल प्रयास है कि इन पारदियों को बसाया जाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी भी अपराध को आप किसी ग्रुप से उसको जोड़ के आप जोड़ नहीं सकते हैं। बेसिक बात, वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो भले ही उस तरह के 6 लोग हो सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल एक्ट है और उसके लिए हमारा संविधान है, हमारा कानून है, तथा उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और आपको याद होगा इसी कारण से शिवराज सिंह जी की सरकार में 2021 में दम स्वतंत्रता अधिनियम आया था, ये लव जिहाद को रोकने के लिए। तो कानून बने हमारे, जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन कानून का कड़ाई से पालन क्यों नहीं हो रहा है। और मैं बहनी रस्में शर्मा जी की बात से सहमत हूं कि हमको अपने अंदर जागृति लाना होगा। हम यदि अपने अंदर जागृति नहीं लाएंगे और हम दूसरों से उम्मीद करेंगे कि वो हमारा दरबार, हमें यदि बच्चों को 2 चीजें हो गई ना राजीव जी, आपने कहा कि हम खुद जहां अपराध हो वहां ना जाए, ऐसा क्यों ना हो कि जहां अपराधी ना हो, ये भी तो सरकार का दायित्व होता है ना। सरकार ये थोड़ी नहीं कह सकती कि फला जगह मत जाइए, वहां जाएंगे तो आपके साथ लूट हो सकती है, आपके साथ रेप हो सकता है, आपके साथ अपराध होता है। आप उस जगह को स्वच्छ कीजिए ना, तो उसमें क्या बुराई है? ब्रजेश जी, शराब पीना अपराध है, शराब पीना गलत है, ये बोर्ड टंगा होता है, इसके बाद भी सरकार शराब बेच रही है, तो किसको कंट्रोल करना होगा? अपराध में है, अंतर है ना सर। शराब तो सरकार ही बेच रही है ना, वो आपके लिए हानिकारक है, ये सरकार प्रचार कर रही है। अपराध किससे होता है गठित? ये सामाजिक बुराई से अपराध गठित होता है, और उसमें शराब एक बड़ा कारण है अपराध गठित करने में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारी मॉरल वैल्यू। लेकिन मैं आपको 2 उदाहरण दे सकता हूं। क्या बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, वहां अपराध नहीं हो रहा है? जिन जगह पे शराब नहीं मिल रही है वहां अपराध नहीं हो रहा है क्या? मैं वही कह रहा हूं कि आप, मैं शराब की वकालत नहीं कर रहा हूं ना। सेल्फ रजिस्ट्रेशन सरकार का दायित्व नहीं है ये सब, ये कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व निश्चित रूप से है, लेकिन सिर्फ सरकार का दायित्व है ये कहना गलत है। समाज में एक नागरिक होने के नाते आपका भी दायित्व है कि हम सरकार को सहयोग करें, और जो भी गलत तरीके हैं हम अपने बच्चों को उसके लिए रोको, उनको एजुकेशन व्यवस्था दें। और हमको लगता है यदि हम अपने बच्चों, कौन सा वाचक नहीं होता है, सबसे बड़ा यदि गुरु होता है बच्चों का तो वो पेरेंट्स होते हैं, ये प्राइमरी ड्यूटी उनकी होती है, शिक्षक तो बाद में आते हैं। तो यदि हम अपने बच्चों को यदि हम निगरानी में नहीं रख पा रहे हैं तो हमारा भी कहने की डिफेक्ट है। सरकार का तो है ही, सरकार का तो दायित्व है ही निश्चित रूप से, हमारी चुनी जनता के साथ चुनी सरकार है, उसका दायित्व होता है नागरिक के प्रति उसकी सुरक्षा प्रयास करना, उसको सुरक्षा देना, लेकिन उससे लेकिन राजीव जी, आप देखिए, आप सड़क पर चलते हैं, मैं सड़क पर चलता हूँ, कई बार आपकी गलती नहीं होती और जिसकी गलती होती है वो आपको टक्कर मार के चला जाता। पैदल यात्री जा रहा है, वो अपने रास्ते पे जा रहा है, अपनी साइड पे जा रहा है, एक व्यक्ति उसको टक्कर मारकर चला जाता है, तो उसमें पेरेंट्स की कहां से गलती हो गई? कई बार बच्चे वो अपराध के शिकार बन जाते हैं। आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि रोड पे चलने वाला व्यक्ति वो लेफ्ट हैंड चल रहा है तो उसको कोई मार के चला जाता है। तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप राइट हैंड पे चलिए, तो आपको कोई सामने पीछे से कोई आपको मारेगा नहीं, वो आपको दिखेगा सामने से। ये सेफ्टी, क्योंकि आज इतना ट्रैफिक हैजार्ड हो चुका है कि हमको वो भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता हो गई है। ये आज की स्थिति है। तो ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार बदल दे जिस तरह विदेशों में होता है। देखिए भाई, आप इसमें जागरूकता क्या है? हम तो यही सिखाते हैं ना बच्चों को। सरकार जो संविधान में, जो कानून में नियम है कि आपको लेफ्ट साइड में चलना है, सिस्टम को प्रोवाइड करना है, सरकार की जो सिस्टम प्रोवाइड करना है, सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना ये काम नागरिकों का नहीं है। आप देखिए लिखा रहता है थूकना मना, लेकिन थूकते हैं ना वहां, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं हुई ना। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, नियम कड़े होना चाहिए कि मना करने के बाद थूक रहा है कोई तो सख्त कार्रवाई हो। हमने बोर्ड लगाया है कि सिगरेट पीना मना है और उसके बाद हम पीते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि उसका कोई वायलेशन करता है और उसके नॉलेज में कोई चीज लाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे कानून के अनुसार। लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते, सरकार का सिस्टम इतना बड़ा नहीं है
कि हम हर व्याधि को ऑफेंस घटित करने के पहले हम सिस्टम बना दें कि वो ऑफेंस घटित ना करे। ये कह नहीं सकते ना, जब हम देखते हैं कि आतंकवादी घटना हो जाती है तो तमाम विपक्ष के लेके लोग कहते हैं कैसे घुस गए हैं। अपराध होंगे तो अपराधियों में दहशत भी तो होना चाहिए कानून की। हमारे देश की नीति क्या है? अभी हम देश की नीति क्या है? हम ये कह रहे हैं कि हमको जो टर्म डिक्टेट करेगा, हमको यदि गोला मारा जाएगा तो हम बारूद चलाएंगे। मतलब हम ये रास्ता देख रहे हैं कि आतंकी हमको कोई मारेगा तब हम उसको मारेंगे। ये नीति गलत है। हमको कहीं ना कहीं अपने टर्म डिक्टेट हमें करना चाहिए। तो फिर तो आपके हिसाब से जो आलोक शर्मा कह रहे हैं फिर सही कह रहे हैं वो, कि जिम में यदि अपराध होता है तो पहले ही जिम खत्म कर दो, ऐसे लोगों को वहां काम ही मत करने दो। देखिए जिस जिम में अपराध हुआ है, जिस प्लेस में अपराध हुआ है, कानून वो नहीं कहता है। कानून जो कहता है उस जगह को आप सील कर सकते हैं, और यदि आपको लग रहा है कि वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं वहां पर अपराध का, तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन राजीव जी, जो ऑफेंस जिसने किया भी होता है ना, हम देखते हैं वो तमाम तरह के आयोग बनाए जाते हैं जो अपने कोई घटना हो गई है तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये भी सरकार का काम है ना। हम देखते तमाम आपको उपाय करना पड़ते हैं। तो यदि कहीं पे कोई सामाजिक बुराई हो रही है, नागरिकों को निरंकुश करना निशाना बनाया जा रहा है, तो राजनीतिक बयानबाजी की जगह बाकायदा एक टीम बना दो, चेक कर लो। हम देखते हैं नागरिकों को आप ब्रजेश जी निरंकुश बनाना चाहते हैं। क्या उनका कोई दायित्व नहीं है समाज के प्रति, संविधान के प्रति, कानून के प्रति, सरकार के प्रति जिसको चुनते हैं? क्या उनको कोई दायित्व नहीं है? सिर्फ सरकार का ही दायित्व है। ये स्थिति होगी तो ये तो एनाकॉर की हो जाएगी, ठीक एनालॉग हो जाएगी। ठीक है शर्मा जी, क्या हम बिल्कुल एकदम सरकार को क्लीन चिट दे सकते हैं? क्या सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी है क्या? और काम दोनों कहीं ना कहीं समन्वय के साथ चलना चाहिए। और अगर समन्वय आपको बनाना है, इसके लिए सरकार का दायित्व है या जागरूक लोगों का दायित्व है समाज को जागरूक करना। मैं समझता हूं आलोक शर्मा जी का जो वक्तव्य आया है वो इसी प्रकार समाज को जागरूक करने के लिए आया है। कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो कहीं ना कहीं एक है। अगर एक अंदर की घटना उसको इत्तेफाक मान सकते हैं, लेकिन अगर एक ही नेकी घटना पूरे भारत में घट रही है, बंगाल में भी उसी का नेचर वही है, और मध्य प्रदेश में भी वही है, राजस्थान में भी वही है, दिल्ली में भी वही है, तो हम मान के चलेंगे इसमें कोई ना कोई सूत्र है। मुझे एक बात बताइए, किसी भी एक स्थान पर किसी हिंदू लड़ने नाम बदल करके किसी मुस्लिम लड़की से दोस्ती की हो, ऐसा एक भी प्रकरण अभी तक ध्यान में नहीं है। जो प्रकरण आ रहे हैं, बंगाल में हो, वो महाराष्ट्र में हो, वो कहीं आ रहे हो, मुस्लिम लड़के नाम बदल करके रखते हैं, फोटो उतार रहे हैं लड़कियों के, और फिर लड़कियों पर यह दबाव डाल रहे हैं कि दूसरी को लेकर के आइए और बहन को लेकर के आइए। देवास के में और इंदौर में क्या हुआ है, नागपुर में ये है। मैं समझता हूं इसके भोपाल का भी उदाहरण है ना शर्मा जी, भोपाल में पूरा गिरोह पकड़ा है जो सबक का काम बोलता था, फरहान। ब्रजेश जी एक बात, घटना हो हिंदुओं ने नाम पूछ कर हिंदू को जान करके भगाया जा रहा है। योजना पूर्वक भारत एक ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों के भय से हिंदू बस्तियां खाली कर करके भाग रहे हैं। पुराने भोपाल से 3000 परिवार जो आया है कि वहां से माइग्रेट करके चले गए। तो मैं समझता हूं ये सारा का सारा षड्यंत्र है, और ये केवल षड्यंत्र भारत में नहीं, बांग्लादेश से हिंदू भगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया भर से भगाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं इसके लिए जागृति आना बहुत आवश्यक है, और आलोक शर्मा जी ने उसी जागृति की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया हुआ है। तो जागृति उसी वर्ग में क्यों आए, पीड़ित पक्ष में? जागृति तो उधर भी आना चाहिए, उस समाज के लोगों को भी उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए ना। हम एक पक्ष से क्या उम्मीद करें कि अपराध हो रहा है वहां मत जाइए आप? देखिए, कुल मिलाकर के उनके यहाँ कोई ऐसा नेटवर्क है जिससे ये वो मान करके चलते हैं कि हिंसा उनके धर्म में जायज है, ये मान करके चलते हैं। कई बार मुझे लगता है कि क्या 2 नबी हुए हैं, क्या 2 कुरान हुए हैं? क्या नबी जो मोहम्मद साहब जो नबी हुए हैं, उन्होंने क्षमा को और मानवता पर जोर दिया है, उन्होंने इंसानियत की बात की है, उन्होंने मुसलमानियत की बात नहीं की। आप पूरी कुरान उठाकर देख लीजिए, उसमें मुसलमानियत शब्द नहीं है, उसमें इंसानियत शब्द है। उन्होंने यहां तक कहा है कि पड़ोसी अगर भूखा है और आप अगर खाना खा रहे हैं तो आपका खाना हराम है, उसमें यह नहीं लिखा कि पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी पड़ोसियों से संपत्ति छीनी जा रही है, पड़ोसियों से उनकी महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये रास्ता बिल्कुल कहीं ना कहीं हट गया है,
और कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाज को इस दिशा में भड़काने का काम कर रहे हैं। तो उनके यहाँ भी जो लोग जागरूक लोग हैं वो इस सत्य को समझते हैं और इस सत्य को समझ करके उनका एक अभियान वो बराबर चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। इसमें हम बहुत से लोगों को देख सकते हैं, नाम उसमें आए हैं, अब्दुल कलाम को भी देख सकते हैं जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, आरिफ मोहम्मद को भी देख सकते हैं जो अभी गवर्नर भी रहे हैं, जो समाज को हमेशा टीवी की डिबेट में भी मैंने उनको सुना हुआ लेकिन ये चंद लोग हैं ना, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। जी हाँ, ये लेकिन वो कम लोग हैं। ये ठीक उसी प्रकार कम लोग हैं जैसे सनातन समाज में रावण कम होते हैं, दुर्योधन कम होते हैं, ऐसे उनके यहाँ सज्जन कम होते हैं। तो ये जो सारा का सारा है, इसके लिए सामाजिक जागृति का बहुत आवश्यकता है। सामाजिक जागृति के ना सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप अगर देख लीजिए 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हिंद के एक प्रांत में अल्पसंख्यक था, आज 9 प्रांतों में वो अल्पसंख्यक है। हम भोपाल में भी देख लें किस प्रकार डेमोग्राफी बदली जा रही है। पूरा झारखंड से लेकर के मिजोरम तक जो डेमोग्राफी जिस तरीके से बदली है, मैं समझता हूं इस पर बहुत पूरे देशवासियों को चिंता करने की आवश्यकता है। तो राजीव जी, जब एक वर्ग में अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम हो तो उनको दुरुस्त करने के लिए जागरूकता की नहीं, सही इस्लाम पढ़ाने की जरूरत है। जो मौलवियों का इस्लाम पढ़ रहे हैं, मुल्ला मौलवियों का, उसकी जगह उनमें भी शिक्षित करने की ज्यादा जरूरत है और जागरूकता वहीं से आएगी तो ज्यादा बेहतर समाज सुधरेगा। निश्चित, देखिए निश्चित जो शर्मा जी ने कहा कि जागरूकता सिर्फ किसी एक धर्म के या जाति के लोगों तक सीमित नहीं है। जो ऑफेंडर्स हैं और जो पीड़िता हैं उन दोनों में आवश्यकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो बच्चा बिगड़ा हुआ होता है उसको पहले दुरुस्त करने की जरूरत है, नहीं तो एक के साथ, जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जो ऑफेंडर होता है वो सामाजिक के साथ कानून क्यों बनाया जाता है, कानून का डर क्यों पैदा किया जाता है, इसीलिए तो लेकिन कानून का डर पैदा कहाँ हो पा रहा है? जागरूकता भी तो जरूरी है, दोनों को साथ साथ मिलकर चलना पड़ेगा। ये आपको इसलिए और स्ट्रिक्ट कानून बनाने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें आपको क्या करने की आवश्यकता है? कानून बना दिया ना राजीव जी, लेकिन इसके बाद क्या रैप बंद हो गए क्या जी? आप वो सबूत बिठाने के लिए मर्डर ही कर देते हैं भाई। कानून की एक सीमाएं होती हैं। यदि कानून बन जाने से अपराध वो हो जाते तो फिर तो रामराज आ जाता हमारे यहाँ, फिर पुलिस सिस्टम थाने खत्म हो जाते। इसलिए ये तो बिल्कुल कानून, अल्टीमेटली कानून क्यों बनता है? हमें एक सुशोभित शासन चलाना होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम हमारे संविधान में दिए हैं, उसके अनुसार कानून कब बनाया जाता है। लेकिन मैं माफी चाहता हूं राजीव जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानून के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। यदि एक वर्ग इस तरह की हरकतें कर रहा है पूरे देश में या विदेशों में भी हम देखें तो उस पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्कता के साथ साथ जो वर्ग ऐसी हरकतें कर रहा है उसे जागरूक करने के लिए दंडित करने की भी जरूरत है ताकि वो रास्ते पर आए। लेकिन सरकार और समाज दोनों को मिलकर इस दिशा में कदम उठाना होगा, तब कहीं जाकर इस तरह के अपराध रुकेंगे। अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि। नमस्कार।